स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और उत्तराखंड में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तीनों मरीज उधम सिंह नगर में पाए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये तीनों जमाती हैं और यूपी के मुरादाबाद से यहां पर आए थे। छिप छिपाकर ये रुद्रपुर पहुंचे थे। तीनों जमाती पंतनगर यूनिवर्सिटी कैंपस में क्वारंटाइन किए गए हैं। तीनों को अब हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तीनों मरीज हल्द्वानी के बनभूलपुरा के रहने वाले हैं। 1 अप्रैल को पैदल हल्द्वानी जाते वक्त पकड़ में आए थे। तीनों जमातियों को पकड़ने वाले 2 पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटाइन किया गया है। तो ये डराने वाली खबर है। 3 जमाती जिन्हें पकड़ा था पुलिस ने छिपछिपाकर रुद्रपुर से हल्द्वानी पैदल जाते वक्त, उन तीनों को ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब इन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। अभी तक इन्हें क्वारंटाइन किया गया था और इसी के साथ उन 2 पुलिस वालों को भी क्वारंटाइन किया गया है जिन्होंने इन तीनों लड़कों को पकड़ा था। ये तीनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आए थे और छिपते हुए पहुंच गए थे रुद्रपुर, जबकि इस दौरान देश में लॉकडाउन बावजूद इसके, हालांकि ये भी सवाल है कि ये कैसे मुरादाबाद से रुद्रपुर तक पहुंच गए, ये एक बड़ा सवाल है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस बारे में बताएं कि क्या अभी तक कदम उठाया गया है? देखिए, ये 13 के 13 लोग पैदल आ रहे थे और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये मुरादाबाद के इससे जमात करके पैदल आ रहे थे और चोरी छुपे आ रहे थे। इसमें से कुल मिला के 13 लोग पकड़े गए, जिसमें से तीनों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उन तीनों को भी पकड़ा। उसके अलावा कुल मिला के 13 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। पंतनगर यूनिवर्सिटी के भीतर इनको क्वारंटीन किया गया था, जिसमें से 3 में कोरोना की कंफर्म पुष्टि हो चुकी है। और इनको अब जी शैलेंद्र, क्या ये वही 3 हैं जो भागने की कोशिश कर रहे थे जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है? देखिए, बिल्कुल पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं ये यही बता रहे हैं कि जो तीनों ने भागने की कोशिश की थी ये वही लोग थे। और पुलिस यही वजह है कि मेनका कि जो लोग, जिन पुलिसकर्मियों ने इनको पकड़ा था उन सभी को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। यानी 12 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जिन्होंने इनको पकड़ा था। उन सभी को जो उधम सिंह नगर एसएसपी हैं उन्होंने क्वारंटीन में रख दिया है। अलग से उनको क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा गया है, क्योंकि उनको सोसाइटी से दूर रखना है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड लोगों के वो टच में आए हुए थे, जो बाद में इनमें तीनों में कोरोना कंफर्म हुआ है। इसके बाद अब इनको सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लाने की तैयारी है। सुबह 10 बजे के आसपास इनको सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लाया जाएगा, जहां पे कुमाऊं का सबसे बड़ा आइसोलेशन की व्यवस्था बनाई गई है। पूरा का पूरा हॉस्पिटल कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। तो इस तरीके से इन तीनों को सुशीला तिवारी अस्पताल लाया जाएगा। पूरी जो मेडिकल बिल्कुल। और सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, 13 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, क्वारंटाइन किया, 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये वही 3 हैं जो भागने की कोशिश भी कर रहे थे। और तमाम सवाल और भी खड़े हो रहे हैं कि जिन लोगों को बचाने के लिए सामने प्रशासन आ रहा है, सरकार अपनी ताकत लगा रही है, वो सरकार और प्रशासन को ही अपना दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और न्यूज़ 18 ने पहले ही आशंका जताई थी कि जो जमाती उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हैं, जो क्वारंटीन किए गए हैं, ये उत्तराखंड को संवेदनशील स्टेट की श्रेणी में ला सकते हैं। और ठीक वही हुआ। ये 3 जमाती जो 13 के 13 जो क्वारंटीन किए गए थे, ये यूपी के मुरादाबाद से पैदल ही रेलवे ट्रैक पे चलते चलते ये हल्द्वानी जा रहे थे। तो पुलिस की सतर्कता रही। ये 13 के 13 को उस समय पकड़ा गया। इनके खिलाफ बुधवार को मुकदमा भी दर्ज किया गया और उसके बाद एहतियातन इनको क्वारंटीन किया गया था। इनके सैंपल लिए गए, 3 के पॉजिटिव आए। तो ये आशंका पूरे उत्तराखंड के लिए में गहरा गई है कि जितने लोग क्वारंटीन किए गए हैं, कल शाम तक का अपडेट था कि 292 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। और मैंने कहा अभी हमको ये भी आशंका है, जो पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि बाहरी राज्यों के भी करीब 255 के आसपास लोग उत्तराखंड में हैं। ये बड़ा सवाल है। ये पुलिस जानती होगी कि उसने कितने लोगों को, इनमें से जो अदर स्टेट के उत्तराखंड में हैं जमाती, कितनों को क्वारंटीन कर लिया। और जिन लोगों को क्वारंटीन नहीं कर पाए, जो ट्रेस नहीं हो पाए, वो एक उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पूरी सोसाइटी के लिए एक खतरा है। क्योंकि और बिल्कुल अभी तक सुनील, अभी तक हम इस मुगालते में थे कि भारत ने उचित समय पर कदम उठा लिया, लॉकडाउन का फैसला लेना हो या फिर दूसरे तमाम फैसले, भारत ने उचित वक्त पे ये फैसला लिया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बने और कोरोना का संक्रमण आगे ना बढ़े। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है, मरकज के बाद की जो स्थिति देखने को मिल रही है, वो कुछ अलग ही है। आंकड़े उत्तर प्रदेश में भी बढ़े हैं, पूरे देश
देश में बढ़े हैं और यहाँ उत्तराखंड में भी। अंडमान निकोबार में तो जो 10 मामले सामने आए उनमें से 9 वो लोग थे जो जमात का हिस्सा थे। तो ऐसे में स्थिति बहुत मतलब किस कंडीशन में पहुंच गई है, क्या अंदाजा इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं वो लगा रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने कहा उत्तराखंड में अभी तक 7 केस थे, 7 में भी 2 केस डिस्चार्ज कर दिए गए थे, यानी कि वो ठीक हो गए थे। 5 जो भर्ती हैं अलग अलग हॉस्पिटल में। आज की ताज़ा रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी जो फॉलोअप रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आई है। चाहे वो चक्राता में सेना का जो सूबेदार जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद जो सेना का हॉस्पिटल था उसमें से बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को क्वारंटीन कर दिया गया था, जिन्होंने प्राइमरी फेज में सूबेदार को ट्रीटमेंट दिया था। लेकिन ये अच्छी और राहत भरी खबर है कि उनकी भी जो सैंपलिंग हुई थी वो नेगेटिव आई है। तो उत्तराखंड ने कहीं ना कहीं पूरी स्थिति को कंट्रोल किया था। खासकर लॉकडाउन के बाद ये माना जा रहा था कि जो 21 दिन का लॉकडाउन है, इसके बाद उत्तराखंड कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से पूरी तरह से उबर जाएगा। लेकिन मरकज के बाद जो तबलीगी जमात, एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है यहाँ पर। सुनील, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। कोरोना दहशत के बीच उत्तराखंड के लिए एक राहत भरी खबर है और खबर ये कि कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है। सेना के सूबेदार की फॉलोअप रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं दून में भर्ती अमेरिकी नागरिक और कोटद्वार में भर्ती मरीज की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सेना के चक्राता अस्पताल के स्टाफ की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो ये अच्छी खबरें कि यहाँ पर जो लोग पहले कोरोना पॉजिटिव थे उनमें से 3 की रिपोर्ट अब नेगेटिव। और तबलीगी जमात के लोगों ने उत्तराखंड की नींद उड़ा दी है। हालांकि पूरे देश की स्थिति उन्होंने खराब कर दी है, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो राज्य में अब तक जमात के 293 लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है। 30 लोगों पर केस भी दर्ज हुए हैं। जमात के लोगों से बाहर आने की अब अपील की जा रही है कि जो लोग अभी तक बाहर नहीं आए, जिन तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया है, आप खुद बाहर आइए और सहयोग कीजिए। दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई मरकज में कोरोना संक्रमण की घटना के बाद उत्तराखंड भी हाई अलर्ट पर है। गुरुवार को भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों को घरों से पकड़कर क्वारंटीन किया गया। पूरे राज्य में अब तक 293 जमातियों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को फोर्सफुली क्वारंटीन किया गया है। तो पिछले 4 दिनों में उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों से जिलों में छिपकर आए 30 जमातियों के खिलाफ पुलिस ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर और श्रीनगर में मुकदमा दर्ज किया है। तो हमने इनमें से जो 28 दिन के अंदर अंदर जो आए हैं उनको 100% संस्थागत क्वारंटीन में डाला है। तो ऐसे लोग हमने 292 लोगों को पूरा चिन्हित करके क्वारंटीन में डाल दिया है। पिछले 4 दिनों में कुछ लोग इधर उधर से छुप करके बॉर्डर टॉप करके आए हैं हमारे यहाँ, उनके हमने मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड से बाहर गए अधिकतर जमाती लौटकर आ चुके हैं। फिर भी पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। उन्होंने जमातियों से अपील की है कि वो छुपे नहीं, आगे आएं। हेल्थ चेकअप के बाद उनको जाने दिया जाएगा और अगर कोई कोरोना के लक्षण मिले तो इलाज किया जाएगा। क्वारंटीन करना आपके खुद के इंटरेस्ट में है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप चोरी छुप करके आ रहे हैं और पुलिस को ढूंढना पड़ रहा है? अगर आप स्वयं अपनी उससे आएंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको रियल में संक्रमित हो गए हों, तो टेस्टिंग करेंगे आपकी, अगर होगा तो और फिर आपको मेडिकल हेल्प दिलवाएंगे। अभी भी कई जमाती ऐसे हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। अभी तक सबसे ज्यादा हरिद्वार में 76, नैनीताल जिले में 65, पौड़ी जिले में 41, देहरादून में 33, अल्मोड़ा में 11, पिथौरागढ़ में 7, रामनगर और टिहरी में 9 समेत कुल 293 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने भी अब तक सामने नहीं आए हैं। तबलीगी जमात से अपील की है उन्होंने कि वो सामने आए। आर.के. जैन का कहना है कि वक्त कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का है और इसलिए जरूरत है कि जमाती खुद ही सामने आए। तो अपील की गई है मरकज से लौटे लोगों से कि वो खुद सामने आए और ये अपील उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने की है। इससे मेरा अनुरोध है कि इसकी सूचना तत्काल शासन प्रशासन को अपने क्षेत्र के पुलिस थानों में और सरकार के किसी व्यक्ति को देने का कष्ट जरूर करें।
उत्तराखंड पुलिस के लिए तबलीगी जमात सिरदर्द बन गए हैं। अब इस जमात को लेकर तैयार की गई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की गोपनीय रिपोर्ट कैसे लीक हो गई, ये भी पुलिस के लिए चुनौती है। दरअसल निजामुद्दीन दिल्ली में आयोजित मरकज में कोरोना इन्फेक्शन की खबर आने के बाद उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई थी। तत्काल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को इससे जुड़ी जानकारी जुटाने को कहा गया। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने पूरे उत्तराखंड से करीब 50 से ज्यादा पेज की एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की थी। 31 मार्च को सभी डीएम और एसपी को ये रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन ये रिपोर्ट उसी दिन लीक हो गई। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिससे निकली जानकारियों से पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। अब पुलिस के लिए ये पता लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है कि आखिर ये गोपनीय जानकारी किसने और कहां से लीक की। और दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में अल्मोड़ा जिले के 4 जमाती शामिल हुए थे, जिन पर लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है। इनके संपर्क में आए 7 और लोगों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। पुलिस और खुफिया विभाग ने इनके संपर्क में आए उन लोगों को चिन्हित किया है। एसएसपी ने कहा कि अभी तक इन जमातियों में किसी तरह के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। इन चारों को हमने सेपरेट क्वारंटाइन किया हुआ है, इनका मेडिकल करवा लिया है। दे आर हेल्दी एंड दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स। उनमें कोई सिम्टम्स अभी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उनको क्वारंटाइन कर रखा है। इधर नजीबाबाद की जमात शामिल हुए 5 लोग कड़ी सुरक्षा को तोड़कर ट्रकों में बैठकर श्रीनगर लौट गए। अब स्थानीय लोगों ने खौफजदा होकर इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पकड़े गए 5 जमातियों के साथ उनके परिवार वालों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है और सभी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। सील हो रखे हैं, उसके बावजूद भी ये ट्रक में छिपकर आए, तो क्यों आए, कैसे आए, इस पे जांच बैठनी चाहिए और जो भी इस पर दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, वो सब पूरी हिस्ट्री हम कर रहे हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो लोग जितने लोगों के संपर्क में वो इस बीच आए हैं, जब से वो हमारे यहाँ वापस आए हैं। देहरादून के अनाज मार्केट की रेट लिस्ट जारी हुई है। आटा 30 रुपए किलो, चावल 40 रुपए किलो से 65 रुपए किलो, वैरायटी के हिसाब से अलग अलग रेट तय किए गए हैं। चीनी की अगर हम बात करें तो 38 रुपए किलो, राजमा 85 से 90 रुपए किलो, वहीं अरहर दाल की कीमत 85 रुपए किलो, काला चना 70 से 75 रुपए किलो, तो साबुत मूंग 95 से 100 रुपए किलो और उड़द का छिलका 95 से 100 रुपए किलो। रिफाइंड एक कनस्तर 1500 रुपए किलो, 1500 रुपए लीटर के हिसाब से रेट लिस्ट तय की गई है। इस वक्त आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 6 नए केस सामने आए हैं। तबलीगी जमात में शामिल 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। निजामुद्दीन मरकज में ये सभी शामिल हुए थे। 28 जमाती मस्जिदों में छिपे हुए थे। इन जमातियों को आइसोलेट किया गया था। जिले में अब तक 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जिनमें से जो ताजा रिपोर्ट है ये भी पॉजिटिव, यानी कि 6 नए केस सामने आए हैं। और ये 6 लड़के जो हैं सभी निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर के यहां पर मस्जिदों में छिपकर रह रहे थे। हिमांशु त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। हिमांशु, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और ज्यादातर जो आंकड़े हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के ही हैं। जी बिल्कुल मेनका, ये तबलीगी जमात के लोग 28 लोग थे ऐसे जो निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे और ये लोग मस्जिदों में छुपकर बैठे थे और बाहर से मस्जिदों में ताला लगा हुआ था। जब प्रशासन को खबर मिली उसके बाद ताला खुलवा करके इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। उसके बाद इनकी जांच रिपोर्ट पेंडिंग थी 13 लोगों की, वो जांच रिपोर्ट सुबह आई है और ये बुरी खबर सुबह आई है कि इसमें से 6 पॉजिटिव मिले, यानी जांच में इन्होंने सहयोग भी नहीं किया और अब पॉजिटिव पाए गए। अब कितने लोगों से लोग मिले होंगे उन सबको खोजा जा रहा है और उन सबको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो एक तरह से आगरा की मुश्किलें इन जमातियों ने बढ़ा दी है, सहयोग नहीं किया प्रशासन का। और जब जांच हुई तो कोरोना पॉजिटिव निकले, यानी कि कोरोना बम बनकर ये घूम रहे थे, मस्जिदों में छिपे थे, लोगों से मिल रहे थे। तो एक तरह से आगरा का आंकड़ा सीधे जंप किया है, 12 से 18 पहुंचा दिया है जो प्रशासन। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हाल हिमांशु उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर कंट्रोल में थी चीजें, लेकिन अब ये आंकड़ा शूट अप होता दिख रहा है।
अचानक से बढ़ता दिख रहा है। धन्यवाद इस वक्त जानकारी देने के लिए। तो तबलीगी जमात में शामिल होकर निजामुद्दीन के मरकज से शामिल होकर जो लोग लौटे थे आगरा में, जो मस्जिदों में छिप कर रह रहे थे, उनमें से 18 की जांच रिपोर्ट में से 6 की पॉजिटिव आई है और ये चिंताजनक स्थिति है। अब आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। कल हमने आपको देहरादून की सब्जी और फल मंडी का रियलिटी चेक दिखाया था और आज हम आपको दिखाते हैं कि देहरादून की अनाज मंडी में अनाज की कीमतों में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है या नहीं। किशोर रावत हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, बार बार लोग यही शिकायत कर रहे थे उत्तराखंड में कि तमाम हिदायतों के बावजूद, प्रशासन की ओर से लिस्ट जारी किए जाने के बावजूद जो व्यापारी हैं वो ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं, चाहे बात राशन की हो या सब्जी या फल की। आज की स्थिति क्या है अभी तक? देखिए, पहले जो शिकायतें आई थी वो जायज़ थी क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसी शिकायतें थी कि रेट से ज़्यादा सामान बेचा जा रहा था। लेकिन उसके बाद ज़िला प्रशासन और लगातार जिस तरीके से खबरें न्यूज़ 18 ने दिखाई थी कि जो रेट है वो उससे ज़्यादा सामान लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद ज़िला प्रशासन ने रेट तय कर दिए गए और रेट लिस्ट हर जगह पर तय की गई है कि आपको इतनी रेट पर इतना ही सामान बेचना है। चूंकि हम अड़त मार्केट में यहाँ पर अभी फिलहाल दुकानें इसलिए बंद है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो बड़े ट्रक आए थे उन्होंने सामान अनलोड किया है और 2 बजे से 4 बजे यहाँ पे सामान जो छोटे छोटे जैसे छोटा हाथी हो गया, तो पहले भी लगाई जा रही थी लेकिन व्यापारी उसका पालन नहीं कर रहे थे, उनका इसे हल्के में ले रहे थे। उनका कहना है किसी अधिकारी का तो सिग्नेचर ही नहीं होता रेट लिस्ट पर, कोई भी लगाकर चला जाता है। तो अब ये सख्ती से पालन करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, सख्ती से पालन, यही सबसे बड़ा सवाल है कि सख्ती से पालन किस तरीके से जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने कहा है कि टीमें बनाई है और वो ग्राहक के रूप में जा रहे हैं और दुकानदारों से रेट पूछ रहे हैं और उसके बाद वो जाहिर सी बात है कार्रवाई भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर रेट लिस्ट की बात से आए तो हमने खुद यहाँ पर ग्राहक बनकर रेट पूछे तो जाहिर सी बात है जो रेट लिस्ट थे उसके मुताबिक ही आसपास 1-2 रुपए या फिर 10 रुपए के करीब थे, यानी रेट ठीक ठाक मिल रहे हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ से, क्योंकि ये बड़ा मार्केट है, यहाँ से पहाड़ों के लिए भी सामान जाता है और शहरों के लिए भी सामान जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर रेट यहाँ पे ठीक ठाक होगा, यानी रेट मुताबिक लेने के मुताबिक होगा तो उस हिसाब से आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रेट यहीं बढ़ता है तो जाहिर सी बात है आगे भी वो बढ़ते बढ़ते आगे कहीं ना कहीं शुरुआत में अगर रेट जो है वो कंट्रोल्ड हो तो आगे भी लोगों को कम कीमत चुकानी होगी। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बैंक से जुड़ी एक अच्छी और खबर है, बड़ी खबर है ये। देहरादून में आज से बैंक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोले जाएंगे। आज से 9 अप्रैल तक बैंकों को 1 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए जो पैकेज जारी किया है वो पैसा लोगों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सभी जनधन अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे और अगले 3 महीने तक 500 रुपए लोगों के अकाउंट में दिए जाएंगे। अब कोरोना से बचाव में गोबर का इस्तेमाल करने का सुझाव देने वाले चमोली से बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट एक बार फिर चर्चा में हैं। विवादित बयान उन्होंने एक बार फिर दिया है। इस बार महेंद्र भट्ट ने धर्म विशेष के लोगों से सब्जी नहीं खरीदने की अपील की है और कहा कि लोगों को इनकी सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट का कहना है कि दिल्ली की जमात में नजीबाबाद के भी कई लोग शामिल हुए थे और उत्तराखंड में ज्यादातर सब्जी नजीबाबाद से ही आती है, इसलिए धर्म विशेष के लोगों से सब्जी न खरीदें। हालांकि अब उन्हें इस पर सफाई भी देनी पड़ी है। उत्तराखंड के अंदर वैसे लोग जो वहां गए थे उनको बहुत से रिश्तेदार हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एक बार इस सब की जांच करते हुए और इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। केवल स्वास्थ्य कारणों के आधार पर मैंने बात कही है, इसमें धार्मिक विषय किसी का लेकर आना ये अपने आप में गलत है। लॉकडाउन के बावजूद चोरी छिपे लोगों का आना जाना जारी है। उत्तराखंड से यूपी में अपने घरों की तरफ ट्रक में छिपकर लोग पहुंच रहे हैं। 15 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। ये सभी कोटद्वार से एक सब्जी के ट्रक में छिपकर आ रहे थे और सतपुली के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने सभी 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी को कोटद्वार में क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया और सभी का मेडिकल कराया जा रहा है। चेकिंग हो रही थी तो एक सब्जी के खाली ट्रक में उसमें करीब जो है 15 लोग बैठे हुए थे और वो लोग अवैध तरीके से सीमा पार करना चाह रहे थे और हमारे जो सतपुली के इंचार्ज ने उनको वाहन चेक किया तो पाया
और अब उसमें जो है गाड़ी को सीज कर लिया गया है और जो भी 15 लोग थे उनके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधम सिंह नगर के डीएम नीरज खैरवाल को कुमाऊं कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इस दौरान वो बनबसा पहुंचे। लॉकडाउन के दौरान कुमाऊं के जिलों का हाल जाना, साथ ही नेपाल बॉर्डर पर फंसे लोगों की भी मदद की। इस दौरान नीरज खैरवाल से न्यूज 18 ने बात की। सर, कैसे तैयारी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर भी आपको मिली है और चंपाऊ जिले में आज आप पहली बार आए हैं, तो कैसे देखते हैं कि कुमाऊं में किस तरीके से हम तैयारियों का काम अंजाम दे पा रहे हैं? देखिए, हमारी सभी टीम्स लगी हुई हैं। मैं खुद जिलाधिकारी उधम सिंह के तौर पे, मैं हमारे एसएसपी साहब सभी इसी चीज़ में लगे हुए थे और अभी जैसे आपने बताया कुमाऊं कमिश्नर के तौर पे भी अगर हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, सभी जिलों में चर्चा की गई है और जो हमारे डीएम्स एसएसपी जो हमारे साथी हैं सभी इसमें पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं नेपाल बॉर्डर है तो एसएसपी की टीम है, कमांडेंट साहब भी और उनकी टीम भी दिन रात पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं और सभी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से, अगर मैं देखूँ तो जैसे क्योंकि उधम सिंह नगर जिला जो हमारा पूरे कुमाऊं का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि कोई भी वाहन अगर जाता है तो कोई भी व्यक्ति अगर कुमाऊं में एंटर करना चाहेगा तो उधम सिंह नगर जिले से उसको जाना ही पड़ेगा, बशर्ते अगर वो गढ़वाल की तरफ से बागेश्वर होते हुए नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर जो उधम सिंह नगर जिले में जो हमारी एसएसपी साहब और टीम ने पूरी मुस्तैदी से जो कर्फ्यू टाइप की स्थिति बिल्कुल इम्प्लीमेंट की है, उसकी वजह से कहीं पर भी अभी तक कोई केसेस देखने को नहीं आए। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, इंडो नेपाल बॉर्डर, बनबसा। लॉकडाउन के बीच बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए स्कूलों ने अब ऑनलाइन क्लासेस और व्हाट्सएप पर सिलेबस देना शुरू कर दिया है, लेकिन यही क्लासेस अब पेरेंट्स के लिए मुसीबत भी बन गई है। नए सेशन में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, इसके लिए राजधानी के स्कूल्स ने कहीं व्हाट्सएप पर सिलेबस भेजना शुरू कर दिया है तो कहीं ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, जिससे बच्चे लॉकडाउन में घर से ही पढ़ाई कर सकें। स्कूल का मानना है कि सिलेबस तैयार करवाया जा रहा है जो कि पेरेंट्स भी आसानी से पढ़ा सकें। शिक्षकों से कह दिया है कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना ले, एक असाइनमेंट बना ले, एक क्वेश्चनर बना ले, लेकिन ध्यान रखें कि क्वेश्चनर उन टॉपिक्स का हो या जो आप एनसीईआरटी की बुक जो आपने डाउनलोड की है वो उन चैप्टर्स को लें जिन चैप्टर्स को परिवार के अभिभावक भी जानते हैं। अब मुश्किल ये है कि ऑनलाइन मिला सिलेबस कई पेरेंट्स की समझ से बाहर का है, जिससे छात्रों के साथ साथ अभिभावकों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। व्हाट्सएप पे दे दिया घर पे काम, कुछ काम तो समझ आ रहा, कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, पर कराना तो है ही। एक ये ऑप्शन है कि बच्चे घर में हैं, स्कूल वालों ने काम दे रखा, उनको करा रहे। बच्चों के व्हाट्सएप पे आ रहा है और हमारे यहाँ तो बच्चों के पास तो फोन है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे फोन दिन भर बच्चे रहते हैं, फिर हमें दिक्कत आती है। स्कूलों की सोच तो बच्चों के भविष्य को लेकर अच्छी कही जा सकती है, लेकिन कई पेरेंट्स के लिए ये सिरदर्द ही बन गई है। ऐसे में लॉकडाउन में बच्चों के साथ पेरेंट्स की भी अच्छी खासी दिमागी कसरत हो रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चमोली जिले में एक बार फिर आज मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। यहां पर बद्रीनाथ समेत सभी ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहां बर्फबारी की वजह से बद्रीपुरी पूरी तरह से सफेद हो चुकी है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान माइनस में चला गया। ठंड का असर निचले इलाकों में भी अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसी महीने की 29 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। उधर बागपत से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर भिड़ गए दो गुट। दाह गांव में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र से लौटे थे 3 युवक। दूसरे गुट ने पुलिस को जानकारी दी। कोरोना टेस्ट को लेकर भिड़ गए ये सभी। तो 3 युवक जो लौटे थे महाराष्ट्र से, उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराया था, जिसके बाद पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस की टीम पहुंची, मेडिकल टीम पहुंची और मेडिकल चेकअप कराए जाने को लेकर इनके बीच विवाद की शुरुआत हो गई। जो 3 लोग महाराष्ट्र से आए थे वो उनकी फैमिली नहीं चाहते थे कि स्वास्थ्य जांच हो, जबकि दूसरे लोग चाहते थे, पड़ोसी चाहते थे, जिसके बाद यहाँ पर बवाल खड़ा हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।